Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video of software verification and validation after a very long break. I'm sorry for that. आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़े थे उनके अंदर स्टैटिक टेस्टिंग जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। आज जो है हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डायनामिक सेक्शन के ऊपर जो है वो बात करेंगे और उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है मेनली हमारा टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले कुछ जो टेस्टिंग है उसको देखेंगे। यहाँ पे आज जो हमारे टॉपिक्स कवर करने हैं उसके बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या कौन कौन से हैं और उसके स्टेजेस क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स देखेंगे कुछ टेस्टिंग के क्या क्या हैं, टेस्ट केसेस क्या चीज़ होती है और उसकी फिर आगे कंपोजिशन देखेंगे, टेस्टिंग की टाइप्स आएंगी आगे और फिर एंड में इस लेक्चर के एंड में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आएगी और उसकी फिर आगे फर्दर सब टाइप्स होंगी। तो ये कुछ जनरल ओवरव्यू है जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। IEEE की डेफिनेशन है 1986 और 1990 के स्टैंडर्ड के अंदर जो डिफ़ाइन किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को वो इस तरह से है कि द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंस किस चीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं? बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि उस सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं और एक्चुअली वो किन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट बना था। तो जो फीचर उस सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एनालाइज करना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहलाती है। और ये डिफरेंस इट्सेल्फ बग कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फीचर एग्जिस्ट करते हैं और एक्चुअली कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा था, इन दो चीज़ों के दरमियान अगर डिफरेंस है तो ये डिफरेंस बग कहलाएगा और इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, फाइंड आउट करना टेस्टिंग कहलाता है। और फिर प्लस उसमें एक और चीज़ बताई हुई है कि जी एंड टू एवेल्यूएट द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम, और फिर साथ में उनके फीचर्स को इवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना इसी पर्सपेक्टिव में ये सिस्टम में कोई मिसमैच तो नहीं है सिस्टम की फीचर्स और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उनके अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना सॉफ्टवेयर के फीचर्स को। अगर दोनों सिमिलर हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी और जो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स हैं वो दोनों को दोनों मैच करते हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जी जो सॉफ्टवेयर बना है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई बग नहीं है। तो ये टेस्टिंग आपने परफॉर्म की है। और अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो आपने फिर दोबारा डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, इस प्रोसीजर को फिर आप टेस्टिंग ही कहेंगे, लेकिन जो डिफरेंस आइडेंटिफाई किए वो बग कहलाएगा, वो मिस्टेक कहलाएगी, वो एरर कहलाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है IEEE की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेस्टिंग प्रोसेस आता है। टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? ये एक डायग्राम के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। इस डायग्राम को अगर आप चेक करें तो इसके अंदर दो रोज़ आ रही हैं यहाँ पे। उन रोज़ के अंदर सबसे जो बॉटम वाली रो है उसके अंदर राउंडेड रेक्टेंगल्स आ रही हैं और जो टॉप रो है उसके अंदर सिंपल रेक्टेंगल्स हैं। तो ये जो राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं ये इनके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, डिज़ाइन टेस्ट केसेस, प्रिपेयर टेस्ट डाटा, रन प्रोग्राम विद टेस्ट डाटा, कंपेयर रिजल्ट्स टू टेस्ट केसेस, ये जो राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं ये फेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर इनके टॉप के ऊपर ये जो सिंपल रेक्टेंगल्स आ रही हैं इनके अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हर फेज़ की आउटपुट है। तो राउंडेड रेक्टेंगल फेज़ है टेस्टिंग प्रोसीजर का, टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं और फिर हर प्रोसेस की एक आउटपुट है। वो आउटपुट आपके पास टॉप पे जो ये रेक्टेंगल्स आ रही हैं इनके अंदर यहाँ पे ये हर जो फेज़ है, हर जो प्रोसेस है उसकी आउटपुट आ रही है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो टेस्टिंग के अंदर प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो है डिज़ाइन टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करना। तो जब ये आपका पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आउटपुट मिलेगी टेस्ट केसेस बन जाएंगे आपके पास। फिर सेकंड फेज़ है प्रिपेयर टेस्ट डेटा। तो जो आपने टेस्ट केसेस फर्स्ट फेज़ में बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको रन करने के लिए कुछ डाटा चाहिए होगा। वो डाटा जो है उसकी प्रिपरेशन आपका सेकंड फेज़ है। और जब सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपके पास इसके रिज़ल्ट में वो टेस्ट डाटा मिल जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में आपने टेस्ट केसेस डिज़ाइन कर लिए थे, वो आउटपुट थी फर्स्ट फेज़ की। सेकंड फेज़ में आपने टेस्ट डाटा प्रिपेयर कर लिया। अब फिर नेक्स्ट फेज़ आ रहा है रन प्रोग्राम विद द टेस्ट डाटा। तो जो आपने अभी यहाँ पे टेस्ट डाटा प्रिपेयर किया था इससे प्रीवियस फेज़ में,
उस टेस्ट डेटा की मदद से जिस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे। किस सिनेरियो में? वो सिनेरियो जो आपने टेस्ट केसेस में डिफ़ाइन किए थे। सिनेरियो होंगे टेस्ट केसेस वाले, और इनपुट कौन सी होगी? वो इनपुट जो आपने टेस्ट डेटा यहाँ पे बनाया था उस टेस्ट डेटा वाली इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे किस प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो ये वो फेज़ होगा जिसके अंदर एक्चुअली टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहले वाले दोनों जो आपके पास स्टेप्स थे, जो प्रोसेस थे, वो थे टेस्टिंग की तैयारी के। तो टेस्टिंग की तैयारी हो रही थी वो। अब यहाँ पे इस थर्ड फेज़ के अंदर एक्चुअली टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? आपके पास टेस्टिंग कंडक्ट कर लिया तो टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे तो इनको कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर रिजल्ट्स टू टेस्ट केसेस। तो जो ये रिजल्ट्स आए हैं इनको कंपेयर करना है टेस्ट केसेस के साथ, ठीक है। तो टेस्ट केसेस के साथ क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि टेस्ट केस के अंदर ही डेफिनेशन होती है कि जो सिनेरियो आप इम्प्लीमेंट करने लगे हैं इसके अगेंस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करे। वैसा बिहेव करेगा तो मतलब इसके अंदर एरर एग्जिस्ट नहीं करता। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सॉफ्टवेयर बिहेव नहीं करता तो इसके अंदर इसका मतलब है कि एरर एग्जिस्ट करता है। तो इसकी अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर टेस्ट केसेस जब आएंगे तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आएगी, एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है इस टेस्ट केसेस के साथ। तो फिर ये फाइनल जब आपको कंपैरिजन हो जाएगा तो फिर आपकी फ़ाइनल टेस्ट रिपोर्ट आएगी जिसके अंदर आप ये चीज़ बताएंगे कि जी कौन कौन से फीचर जो हैं वो ठीक वर्क कर रहे हैं और कौन कौन से जो हैं वो मिसमैच कर रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो ये टेस्ट रिपोर्ट अब आपकी फाइनल पूरी टेस्टिंग की रिपोर्ट होगी जिसके अंदर पता चलेगा जी सॉफ्टवेयर के अंदर इतने नंबर ऑफ एरर्स आ रहे हैं और इतने जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो है वो टेस्टिंग प्रोसीजर है। सबसे पहले टेस्ट कैसे डिज़ाइन करें। टेस्ट कैसे डिज़ाइन करने के बाद आप इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेटा चाहिए है वो टेस्ट डेटा प्रिपेयर करें। उस टेस्ट डेटा की प्रिपरेशन जब हो जाएगी तो आपके पास ये टेस्ट केसेस और टेस्ट डेटा दो आउटपुट्स पड़ी होंगी। फिर नेक्स्ट जो आपका एक्चुअल टेस्टिंग का फेज़ आएगा उसके अंदर आपने अब टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। उसके लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको आप अभी अंडर एग्जामिनेशन लेके जाना है आपने। उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा। तो इस सॉफ्टवेयर को जब आपने टेस्ट कर लिया, रन कर लिया इस टेस्ट केस और टेस्ट डेटा के सिनेरियो में, इन दोनों की हेल्प से, तो फिर आपके पास रिजल्ट आएंगे। अब सॉफ्टवेयर ने कैसा परफॉर्म किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसने बिहेवियर शो किया या नहीं किया। तो वो जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कंपेयर करेंगे इन टेस्ट केसेस के साथ और फिर फाइनल आपकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी जिसके अंदर आप बताएंगे जी आपके टेस्टर जो हैं वो टीम लीड को रिपोर्ट करते हैं कि जी हमने ये सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली और इसके अंदर से इतने नंबर ऑफ़ एरर्स निकले हैं और वो ये एरर्स जो हैं वो किस किस टाइप के हैं, फंक्शनैलिटी से रेलेवेंट हैं या आपकी जो है वो सिक्योरिटी से रेलेवेंट हैं या एफिशिएंसी से रेलेवेंट हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर होगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास अब हमने देखना है कि टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म किसने करनी है। तो दो तरह के अभी यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं। एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, दूसरा टेस्टिंग का जो है वो डिपार्टमेंट है। तो अब इन दोनों में से हमने डिसीजन लेना है कि टेस्टिंग परफॉर्म किसने करनी है। तो इन दोनों की डिस्क्रिप्शन उसमें यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है कि जी देखें डेवलपर का क्या है। डेवलपर को कहता है कि जी अंडरस्टैंड द सिस्टम। डेवलपर को पता है कि सिस्टम कैसे बना हुआ है, उसके अंदर किस क्लास के अंदर क्या कोड हुआ है और क्या फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट किस सेक्शन में की हुई है, किस कोड में की हुई है, किस फाइल में, किस क्लास में, उस क्लास के अंदर किस फंक्शन में, किस लाइन नंबर के ऊपर क्या क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की हुई है। तो उसको कोड की अंडरस्टैंडिंग है डेवलपर को। लेकिन क्या करता है वो विल टेस्ट जेंटली एंड इज़ ड्रिवन बाय डिलीवरी। वो सॉफ्टवेयर को डिटेल टेस्ट नहीं करता, वो बड़ा रफली उसको टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी से ज़्यादा जो है वो कंसर्न है। उसका जो मेन कंसर्न होता है वो इस चीज़ से होता है, उसको जो मेन टेंशन होती है वो ये होती है कि मैंने सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी बना कर डिलीवर करना है। क्यों? क्योंकि डेडलाइन जो है मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मिली हुई है। तो डेवलपर का एज ये है कि उसे कोड की सारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि वो टेस्टिंग डिटेल नहीं करता, वो जेंटली टेस्ट करता है, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाएगा तो हो सकता है कि आपके एरर्स एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में और वो स्किप हो जाए। डिटेल टेस्टिंग क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको फिक्र होती है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी डिलीवर करना है। इसके कंपैरिजन में फिर आता है इंडिपेंडेंट टेस्टर।
अब टेस्टर का क्या है, उसका देखिए नहीं यहाँ पे वो सबसे पहले उसका ड्रॉबैक मेंशन कर रहा है, क्या है, मस्ट लर्न अबाउट द सिस्टम। अब इसे समझना पड़ेगा, इसे नहीं पता सॉफ्टवेयर किस लिए बना हुआ है, तो सबसे पहले समझेगा। और फिर अगर फॉर एग्जांपल उसे पता भी है कि सॉफ्टवेयर किस लिए बना हुआ है, तो फिर उसे ये चेक करना पड़ेगा कि जी फ़लाँ क्लास के अंदर, फ़लाँ फंक्शन के अंदर, फ़लाँ लाइन के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो किस फंक्शनैलिटी के लिए लिखा हुआ है, वो किस फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फंक्शनैलिटी की किस फीचर की इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ उसे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा कोड को। तो ये जो चीज़ है वो बर्डन है इसके ऊपर, टेस्टर के ऊपर। लेकिन वो करता क्या है, जब एक दफ़ा सारा उसने कोड समझ लिया, सारा प्रोग्राम समझ लिया, विल अटेम्प्ट टू ब्रेक इट एंड इज़ ड्रिवन बाय क्वालिटी। तो फिर वो क्या कहता है, जब उसे समझ आ जाती है पूरे के पूरे सिस्टम की, तो फिर वो डेप्थ के अंदर जाता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने का क्या मतलब है कि सिस्टम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेगा, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा, तो हर छोटे चंक को, हर छोटे पीस को, हर छोटे मॉड्यूल को डिटेल में ऑब्जर्व करेगा, डिटेल में टेस्टिंग परफॉर्म करेगा उसकी। एंड इज़ ड्रिवन बाय क्वालिटी। क्वालिटी का क्या मतलब है कि जी अब इसका जो फोकस है यहाँ पे वो ये नहीं होता कि जी मैंने जल्दी जल्दी टेस्टिंग करनी है और उसको मैंने गुजार देना है। उसका फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को इस पर्सपेक्टिव में टेस्ट करना है कि मैं इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एरर्स निकाल दूँ, ताकि जब मेरे पास से ये सॉफ्टवेयर गुजर जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एरर्स ज़ीरो करीब आ जाएँ। नंबर ऑफ़ एरर्स मिनिमम हो जाएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो जो मेन फोकस है यहाँ पे आपके पास डेवलपर और टेस्टर में, तो डेवलपर का फोकस है डिलीवरी के ऊपर कि जल्दी से जल्दी जो है मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर दूँ, ताकि मैं जो डेडलाइन है उसे, मेरे सर पे जो सवार है वो उससे मैं जान छुड़वा लूँ। लेकिन आपका जो टेस्टर है वो डिटेल टेस्टिंग करेगा, क्यों? क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर स्टेजेस क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं वो यहाँ पे नाम दिए हैं मैंने, ये 5 स्टेजेस हैं। तो यही सीक्वेंस तकरीबन इनका होता है जो टेस्टिंग जो परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो है वो क्या है, कंपोनेंट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारी की सारी टेस्टिंग की टाइप्स स्टेजेस हैं। ये क्या हैं, इनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और इनको, ये आपकी असाइनमेंट है कि इनको डिफ़ाइन करना है। और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक रिसोर्स भी बताया हुआ है, वहाँ से जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ के, वहाँ से जाके आपने इनकी डेफिनेशन देखनी है, और डेफिनेशन जो हैं वो आप लोग अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे और LMS के ऊपर अपलोड करेंगे। बाद में अगले इसी लेक्चर्स के अंदर जो आपके आएंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, तो उनमें ये आगे एक्सप्लेन मैं खुद से भी कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो है वो आपकी ये जो है वो असाइनमेंट है। तो ये सीक्वेंस इनका जो है तकरीबन ऐसे ही होता है जैसे भी यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। आपने इनकी डेफिनेशन जो हैं अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करनी है और उनको LMS पे अपलोड करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। यूनिट टेस्टिंग क्या है, कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये क्या चीज़ें हैं, इनको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग। ग्लेनफोर्ड मेयर्स एक ऑथर है, उसने उसकी बुक है आर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसके अंदर जो है वो कुछ टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और सजेस्ट किए हैं। उन प्रिंसिपल्स में से कुछ जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उन प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पे है, वो ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ए टेस्ट केस इज़ ए डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट। कि जो टेस्ट केस जब आप बनाते हैं तो टेस्ट केस के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके वो बना होता है। वो आगे जाके भी हम देखेंगे क्या क्या है। तो उसमें कहता है कि उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे, वो क्या है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट। वो टेस्ट केस जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम को कैसा बिहेव करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को कैसा बिहेव करना चाहिए, सिस्टम को कैसा रिजल्ट देना चाहिए। तो ये टेस्ट केस के अंदर चीज़ लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है कि आप एक कैलकुलेटर है उसको उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं और उसके एडिशन का ऑपरेशन है उसकी आप टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब टेस्ट केस जो है उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जी मैंने इसको आउटपुट देंगे 5 + 10, ये 2 मैंने जो है वो उसके अंदर वैल्यूज़ देके उनकी एडिशन परफॉर्म करना है। तो अब मुझे पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू 15 होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी कैलकुलेटर से, फॉर एग्जांपल उसके एडिशन ऑपरेशन से। तो ये टेस्ट केस के अंदर इस तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मेंशन करना लाजमी है किसी भी टेस्ट केस के अंदर। और फिर जब टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो फिर आपने उसके ऊपर चेक करेंगे जी आपने 5 और 10 वैल्यूज़ दी हैं, उनको ऐड किया है और ऐड करने के बाद क्या वाकई 15 वो वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, तो वो एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको टेस्ट केस लिखते वक्त ही पता है कि उसे क्या और रिज़ल्ट देना चाहिए। तो ये कहता है कि जी ग्लेनफोर्ड मेयर्स के मुताबिक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी पार्ट है टेस्ट केस का।
फिर सेकंड में वो कहता है कि प्रोग्रामर शुड अवॉइड अटेम्प्टिंग टू टेस्ट हिज और हर ओन प्रोग्राम। तो ये हमने देखा था जो स्टैटिक टेस्टिंग का हमारा फेस था, उसके अंदर एक टेस्टिंग थी जो थी डेस्ट चेकिंग के नाम से, उसके अंदर हमने वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई आई थी कि डेस्ट चेकिंग का जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि जो ऑथर है वो खुद ही रिव्यू कर रहा होता है, वो खुद ही टेस्ट कर रहा होता है अपने आर्टिफैक्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कोड को। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जी इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी रीज़न भी देखी थी कि पीपल आर जनरली इनफेक्टिव इन टेस्टिंग देयर ओन प्रोग्राम, ठीक है। या पीपल जो हैं, जो लोग जो हैं वो अपने ही किए हुए काम को टेस्ट करने में उतनी एफिशिएंसी जो नहीं करते जितना कि वो किसी दूसरे के काम को एवेल्यूएट करने में शो करते हैं। तो अपनी गलतियाँ जो है वो बंदा, आपका अपना माइंड जो है वो अनइंटेंशनली उनको इग्नोर कर रहा होता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से किसी भी प्रोग्रामर को अपना लिखा हुआ कोड टेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये आता है थोरोली इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट। जो भी टेस्ट परफॉर्म करें, हर टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसको थोरोली डिटेल के अंदर उसको जो है इवैल्यूएट करना है, आपने उसको डिटेल में इंस्पेक्ट करना है। और ये नहीं कि टेस्ट परफॉर्म किया, रिज़ल्ट देखा और जाने दिया। डिटेल में बैठ के देखेंगे टेस्ट परफॉर्म किया था, क्या आउटपुट आनी चाहिए थी, क्यों आनी चाहिए थी और क्या आउटपुट आई है। अगर तो मैच कर रही है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोरोली इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि टेस्ट केसेस मस्ट बी रिटन फॉर इनपुट कंडीशंस दैट आर इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड एज वेल एज फॉर दोज दैट आर वैलिड एंड एक्सपेक्टेड। अब कहता है कि जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट केसेस जो हैं वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं ये कहता हूँ कि जी वो दोबारा हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि जी 2 नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त मैं क्या करूँगा, मेरे माइंड में क्या अभी एग्जांपल आई थी, मैंने कहा जी 10 और 5 है, इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वैलिड सिनेरियो है। कैलकुलेटर का काम ही है कि 2 नंबर्स आप उसे देंगे तो उनको ऐड करके देगा। और अब कहते हैं कि टेस्ट केस आपने इस तरह से डिज़ाइन कर देने सारे के सारे जो कि वैलिड कंडीशंस को चेक करता रहे। वैलिड कंडीशन क्या है? कैलकुलेटर ने 2 नंबर्स को ऐड करना है, मैं उसे 2 नंबर ही देता जाता हूँ, मैं उसे 100 और 200 दे देता हूँ, वो ऐड करेगा 300 दे देगा मुझे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ जी 500 से 1000 दे देता हूँ, तो वो 1500 आंसर दे देता है, दोनों को ऐड उसने कर दिया। ये सारे के सारे वैलिड सिनेरियोज हैं। कि क्या वैलिड का मतलब क्या है? 2 नंबर ही आपने से दिए और उन दोनों को वो ऐड करके ही दे रहा है। तो कहता है सारे टेस्ट केसेस आपने इस तरह से नहीं देने। ऐसे टेस्ट केसेस भी लिखे जिनके अंदर इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस भी हों। क्या मतलब? अब इसी के ऊपर आए। अब कैलकुलेटर के अंदर काम क्या है? एडिशन वाले मॉड्यूल का 2 नंबर्स को ऐड करना, और मैं उसे वैल्यूज देता हूँ 5, 10, ये दोनों नंबर्स हैं। वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कैलकुलेटर मुझसे कि मैं उसे 2 नंबर्स दूंगा। मैं उसे वैल्यूज दे देता हूँ 1 लाख और 1 मिलियन, ठीक है। तो वो 1.1 मिलियन आंसर दे देगा उन दोनों का। तो ये दोनों नंबर्स हैं, तो वो यही तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नंबर्स ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये आधी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो फिर वो कहता है कि जी दूसरा काम क्या है कि आपने ऐसे टेस्ट केसेस भी लिखने हैं जो कि उन इनपुट कंडीशंस के लिए हों जो कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड हैं। तो अब इस सिनेरियो में इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा क्या होगा? इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा इसमें ये होगा कि मैं करेक्टर वैल्यू दे देता हूँ, मैं स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ इस फंक्शन को। फॉर एग्जांपल 2 स्ट्रिंग्स दे देता हूँ इस कैलकुलेटर को, एक हसीब दे देता हूँ और दूसरा फॉर एग्जांपल मैं नासिर दे देता हूँ। तो क्या दोनों को ऐड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेटर का काम ये नहीं है। कैलकुलेटर का काम होता है 2 नंबर्स को ऐड करना। तो ये 2 स्ट्रिंग्स जो मैंने इसको दी हैं, ठीक है, मोहम्मद और प्लस हसीब दे देता हूँ, तो ये नहीं ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी ये नहीं है। तो यहाँ पे उसे एरर देना चाहिए। फर्स्ट होना तो यही चाहिए कि वो आपसे ये 2 स्ट्रिंग्स इनपुट में ले ही ना। अगर इन केस इनपुट ले लेता है तो वो आपको एरर मैसेज दे कि आपका ये जो डाटा आपने प्रोवाइड किया है ये इनवैलिड है। तो न्यूमेरिक डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा की एग्जांपल है। और क्या हो सकती है कि जी मैं वहाँ पे उसके अंदर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ। एक मैं उससे जो है वो परसेंटेज का साइन और दूसरा मैं उसे स्टेरिक का जो है वो साइन, इन दोनों को दे दूँ और मैं कहूँ इन दोनों को ऐड करके दो, तो ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स की एडिशन नहीं होती। तो ये इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा है। तो ये जब भी टेस्ट केस लिखना है उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि टेस्ट केस में ऐसे टेस्ट केस लिखने हैं जो कि वैलिड सिनेरियो है, उनके भी आपने इम्प्लीमेंटेशन और टेस्ट केसेस के अंदर, और
इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा जो है, जो सिस्टम एक्सपेक्ट ही नहीं करता आपसे, उनके लिए भी अपने टेस्ट केसेस राइट करने हैं। नेक्स्ट फिर वो इसी से रेलेवेंट, इसी से मिलता जुलता एक और है कि एग्जामिनिंग ए प्रोग्राम टू सी इफ इट डज नॉट डू व्हाट इट इज़ सपोज टू डू इज़ ओनली हाफ द बैटल। कहते हैं कि अगर आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और टेस्टिंग के अंदर इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस सारा का सारा रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर की उनमें से कोई मिस तो नहीं हो गई। कस्टमर की 10 रिक्वायरमेंट्स थी, 10 में से सिर्फ ये 8 फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 रिक्वायरमेंट्स मिसिंग हैं। तो ये काम जो है वो कहता है ये आधा बैटल है, आधी आपने जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म की है, आधा काम आपने किया है, बाकी आधा क्या है, अदर हाफ इज सीइंग वेदर द प्रोग्राम डज व्हाट इट इज़ नॉट सपोज टू डू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे फीचर्स भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। मैंने कहा था कि 10 रिक्वायर्ड थे कस्टमर के, उनमें से 8 आपको नज़र आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल 8 इम्प्लीमेंटेशन नज़र आई है। अब आप कहते हैं जी 8, अच्छा जी उसने, इसका मतलब तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 मिसिंग हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आप जब उनको 8 की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है जी उनमें से एक फ़ीचर ऐसा है जो कस्टमर की डिमांड ही नहीं थी। इसका क्या मतलब है, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती है सॉफ्टवेयर के अंदर जो कस्टमर ने रिक्वायर ही नहीं की थी। तो हम तो ये सोच रहे थे पहले देखते साथ ही कि जी 8 पड़े हैं आपके पास फीचर इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन जब हमने उनको इवेल्यूएट करना शुरू किया, एग्जामिन करना शुरू किया, तो फिर हमें पता चला कि उन 8 में से भी एक फ़ीचर ऐसा है जो कस्टमर की डिमांड ही नहीं थी। तो एक्चुअली अब आपके पास 3 फीचर्स मिसिंग है और एक एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। तो ये दोनों काम आपने कर रहे हैं कि कोई फीचर मिसिंग तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग तो नहीं है, प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, जो फीचर्स इम्प्लीमेंटेड हैं उनमें कोई फीचर, कोई इम्प्लीमेंटेशन ऐसी तो नहीं है जो कस्टमर की डिमांड थी ही नहीं। नेक्स्ट वो कहता है जी अवॉइड थ्रो अवे टेस्ट केसेस अनलेस द प्रोग्राम इज़ ट्रूली ए थ्रो अवे प्रोग्राम। वो कहते हैं जी अपने टेस्ट केसेस ऐसे नहीं लिखने जो कि थ्रो अवे होने चाहिए। थ्रो अवे का क्या मतलब है कि जी आपने टेस्ट केस ऐसा लिखा है कि जो अभी सिर्फ और सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर चल सकता है, फ्यूचर में आप इसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो कहते हैं टेस्ट केसेस भी ऐसे लिखें जो कि आप फ्यूचर में अगर आपको किसी इसी तरह का दोबारा कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है तब भी आपकी हेल्प आ जाए, इसको मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत यूज़ कर सकें आप। तो टेस्ट केस भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि फ्यूचर में आपने जब दोबारा टेस्टिंग करनी है तो दोबारा नए सिरे से स्क्रैच से आपको ये डेवलप ना करने पड़े। तो ये जो काम है वो यहाँ पे वो मेंशन करता है। फिर उसके बाद कहते हैं जी डू नॉट प्लान ए टेस्टिंग एफर्ट अंडर द अजम्पशन दैट नो एरर्स विल बी फाउंड। कहते हैं फिर जी आपने टेस्टिंग जो है वो इस माइंडसेट के साथ नहीं करनी, टेस्ट केसेस इस माइंडसेट के साथ आपने जो है वो नहीं क्रिएट करने के जी वो कम से कम एरर्स को आइडेंटिफाई करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप टेस्ट केसेस ऐसे लिख दें कि सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो टेस्ट केसेस उनको इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा करना नहीं है, या अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है टेस्टिंग के अंदर वो है ही ये कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है हमने ओवरऑल सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? जब उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, बग्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और रिमूव करेंगे। तो जब आप टेस्टिंग ही इस माइंडसेट से करेंगे जी मैंने कम से कम एरर्स निकालने हैं ताकि बाद में हो सकता है कि ठीक भी मुझे ही करने पड़ जाएँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जी कम से कम एरर्स निकालूँ। या दूसरी रीज़न ये हो सकती है जी यार वो बंदा जिस डेवलपर ने ये कोड लिखा है वो मेरा दोस्त है, तो अगर मैं ज़्यादा एरर्स निकालूंगा जो उसके अंदर मुझे नज़र भी आ रहे हैं कि ज़्यादा एरर्स हैं और मैंने वो निकाल दिए सारे के सारे, तो हो सकता है जी उसकी क्लास लग जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट उससे पूछना शुरू हो जाएगी जी आपकी जो कोड आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बड़ी पुअर है, तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। तो उसको बचाने के लिए मैं इस तरह से काम करूँगी जी टेस्ट केसेस ऐसे लिख दूँ जिनके अंदर से जो है वो एरर सबसे कम निकलें। तो ऐसा नहीं करना, ये अनएथिकल है। और फिर लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें यह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ मोर एरर्स इन ए सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एरर्स ऑलरेडी फाउंड इन दैट सेक्शन। वो कहता है जी आपने एक दो फॉर एग्जांपल कहता है जी आपके पास कोड है, एक कोड में से आपने जब टेस्टिंग परफॉर्म की है तो आपको 5 एरर्स मिले हैं, तो दूसरा कोड है उसके अंदर आपको जो है वो फॉर एग्जांपल 20 एरर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहता है कि जी जो कोड ज़्यादा एरर्स अपने अंदर रखता है, जिसके अंदर ज़्यादा एरर्स हैं जिस सेक्शन के अंदर, जिस कोड के अंदर, उसमें अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज़्यादा और भी एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। आपने जिस सेक्शन में से रिलेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ़ एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें अभी भी और ज़्यादा एरर्स एग्जिस्ट करते होंगे एज़ कम्पेयर टू दो सेक्शन जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एरर्स लेस आइडेंटिफाई हुए। तो ये जी कुछ प्रिंसिपल से। इसके बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो टेस्ट केस का है। तो टेस्ट केस को यहाँ पे सबसे पहले उसने डिफाइन किया हुआ है कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टेस्ट केस क्या है कि ऐसे सेट ऑफ कंडीशन ऑफ और वेरिएबल्स अंडर विच ए टेस्टर विल डिटरमिन वेदर एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर
सिस्टम मीट्स स्पेसिफिकेशन, कि वो कंडीशंस और वो वेरिएबल जिनके थ्रू एक टेस्टर ये इवेलुएट करता है, ये डिटरमिन करता है, ये जज करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो वो कंडीशंस और वेरिएबल्स जिनके थ्रू कोई भी टेस्टर ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि क्या सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता, तो ये कंडीशंस या वेरिएबल्स टेस्ट केस कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर अब नेक्स्ट में वो यहाँ पे बताता है कि जी इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि उनमें इनपुट्स भी आती हैं, क्या इनपुट लेगा ये, क्या इनपुट देनी है इस टेस्ट केस के अंदर, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या इवेंट होगा, क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना है, आपने क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वही है जो अभी हमने टेस्टिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा था कि जी एक टेस्ट केस का अंदर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, टू डिटरमिन इफ़, किस लिए होना चाहिए, टू डिटरमिन इफ़ ए फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन इज़ वर्किंग करेक्टली। ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जो है इससे हमें पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर कि जिस फीचर की हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो फीचर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या है कि 10+5 जो है वो 15 रिजल्ट आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब मैं इस टेस्ट केस को रन करता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर अगर वाकई में 15 रिजल्ट दे देता है जो कि इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली भी उसने सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो उसने एक्चुअली भी रिजल्ट 15 दिया, हम एक्सपेक्ट भी 15 कर रहे थे, तो हमने मैच किया जो सॉफ्टवेयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया 15 उसको किसके साथ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके साथ। तो जब मैचिंग सेम आ जाएगी इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है, अदरवाइज इसके अंदर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट एक और टर्म आती है यहाँ पे टेस्ट ओरेकल की। टेस्ट ओरेकल क्या है, वो कहता है कि जी ऐसा मैकेनिज़्म जिसके थ्रू आप ये डिटरमिन करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्टिंग के प्रोसीजर के अंदर पास हुआ है या फेल हुआ है। आप किसी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्टिंग परफॉर्म करते वक्त क्या वो सॉफ्टवेयर पास हुआ है या फेल हुआ है, ये डिटरमिन करना टेस्ट ओरेकल कहलाता है। तो वो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ये टेस्ट ओरेकल कहलाता है। फिर नेक्स्ट उसने बताया है जी टेस्ट सूट क्या चीज़ है, एक कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक टेस्ट सूट जो सबसे टॉप पे आपके पास हायरार्की में आ रहा है, ये कलेक्शन है डिफरेंट टेस्ट केसेस की। तो एक टेस्ट सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे, तो टेस्ट केसेस की कलेक्शन टेस्ट सूट कहलाती है। फिर उसने यहाँ पे ये भी बताया कि एक टेस्ट केस जो है वो डिफरेंट सब टेस्ट भी इंक्लूड कर सकता है अपने अंदर। तो जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फर्स्ट टेस्ट केस जो है वो इटसेल्फ इंडिविजुअल एक ही अकेला टेस्ट केस है, जबकि जो सेकंड और थर्ड टेस्ट केस आ रहा है यहाँ पे, इनके अंदर आगे फर्दर दो सब टेस्ट भी आ रहे हैं। तो टेस्ट केस इटसेल्फ जो है वो डिकम्पोज हो सकता है फर्दर छोटे छोटे सब टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे उसने टेस्ट केस की जो है वो कंपोजिशन बताई हुई है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट केस की आइडिया आती है कि टेस्ट केस ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसकी जब टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो सिर्फ एक टेस्ट केस ही हो, मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे, तो हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी एक आईडी होगी। फिर टेस्ट डिस्क्रिप्शन। टेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि उस टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट केस यू आर गोइंग टू टेस्ट, ठीक है, जो आप टेस्ट केस परफॉर्म करने लगे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन है ये। फिर आती है रिवीजन हिस्ट्री। अभी हमने टेस्टिंग के प्रिंसिपल के अंदर एक चीज़ प्रिंसिपल देखा था कि अवॉइड थ्रो अवे टेस्ट केसेस। ऐसे टेस्ट केसेस को अवॉइड करें जो कि थ्रो अवे हों, यानी एक दफ़ा आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया उसके बाद किसी काम के नहीं इनको डिस्कार्ड कर दिया। तो ऐसे टेस्ट केसेस नहीं बनाने, ऐसे बनाने जो फ्लेक्सिबल हों, उनको फ्यूचर में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यूज़ कर सकें ताकि दोबारा से हमें स्क्रैच से टेस्ट केसेस ना बनाने पड़ें। तो जब आप फ्यूचर में इसको किसी टेस्ट केस को यूज़ करने लगेंगे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, मॉडिफिकेशन होगी तो उसका वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा। फिर तो ये रिवीजन हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ लिखी होगी कि जी ये इसका कौन सा वर्जन नंबर है और पुराने वर्जन के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन थी टेस्ट केस के अंदर, इसमें क्या चेंज लेके आया गया, ये रिवीजन हिस्ट्री होगी। किसने इसको क्रिएट किया था इस टेस्ट केस को, किसने मॉडिफाई किया, तो ये सारा का सारा जो है डाटा वो रिवीजन हिस्ट्री के अंदर आ रहा होगा। और फिर फंक्शन टू बी टेस्टेड। नेक्स्ट जो आपके पास टेस्ट केस की कंपोजिशन में चीज़ आती है वो है फंक्शन टू बी टेस्टेड। द नेम ऑफ फंक्शन टू बी टेस्टेड, जिस फंक्शन को टेस्ट करना है इस टेस्ट केस के थ्रू, तो आपके कोड के अंदर डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो कि इस टेस्ट केस की जिसकी भी फॉर एग्जांपल हम कोई बात कर रहे हैं जो
अंडर अभी आपकी कंसिडरेशन है वो टेस्ट केस कि स्पेसिफिक फंक्शन की टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो फंक्शन टू बी टेस्टेड के अंदर टेस्टेड के अंदर यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे कि ये वाला टेस्ट केस जो है आपने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। ये जो आपका कोड है उसमें इस क्लास के इस फंक्शन के ऊपर ये वाला टेस्ट केस अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट सेटअप। फिर टेस्ट केस के अंदर आपने इस चीज़ की भी डिटेल मेंशन करनी है कि जब आप इस टेस्ट केस को रन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल जी, आप किसी ऐसी फंक्शनैलिटी को सॉफ्टवेयर की टेस्ट करने लगे हैं जिसने इंटरनेट से कुछ डेटा डाउनलोड करना है, तो उस टेस्ट सेटअप के अंदर आप बताएंगे कि जी इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल उस टेस्ट केस के अंदर जो है वो आपको प्रिंट भी लेना है किसी डॉक्यूमेंट का, तो आपने यहाँ पे फिर टेस्ट सेटअप के अंदर ये भी मेंशन करना है कि जी प्रिंटर की भी ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉर एग्जांपल अपने टेस्टिंग करनी है किसी ऐसे फीचर की इस टेस्ट केस के थ्रू कि जो कि आपकी अटेंडेंस मार्क करता है बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उसके थ्रू, तो उसमें फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि जी बायोमेट्रिक मशीन भी होनी चाहिए आपके पास। ये सारी की सारी चीज़ें जो इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस टेस्ट केस को उस सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो प्री कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे आएंगी टेस्ट सेटअप के अंदर। कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो वो मेंशन करें, ठीक है, आपके साथ प्रिंटर चाहिए, फैक्स मशीन चाहिए, कैमरा चाहिए, स्कैनर चाहिए या फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए जो रिक्वायर्ड है इस टेस्ट केस की एग्जीक्यूशन के लिए, वो टेस्ट सेटअप के अंदर चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट फिर आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। इस टेस्ट केस को, इस टेस्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस फंक्शन को टेस्ट करना है, आपने किस फीचर को टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर के, उसको एक्सेस कैसे करना है। फाइल में जाएं, फाइल के अंदर मेन्यू में आपके पास फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन आती है, उसको क्लिक करेंगे तो वो फीचर ओपन हो जाएगा। उस फीचर के ऊपर आपने क्या इनपुट देनी है, पहले किस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और क्या क्या वैल्यूज़ देनी है, किस सीक्वेंस में देनी है, वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर मेंशन किया होगा। फिर अब आगे आपके पास आ रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है कि अब ये जो टेस्ट के साथ सारी चीज़ की चीज़ें आपने मेंशन की थी, अब इसके अंदर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा, तो तब आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है, तो वो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद इसको कैसे बिहेव करना चाहिए सॉफ्टवेयर को, कैसा एक्सपेक्ट करते हैं आप उसका बिहेवियर, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपके पास एक्चुअल रिजल्ट। जब आप ये सारा टेस्ट केस उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर आप चेक करेंगे अच्छा अब हमने ये टेस्ट केस सारा एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म कैसा करता है, सॉफ्टवेयर ने कैसा बिहेव किया, क्या उसका बिहेवियर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है या डिफरेंट आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो क्या उसने कैसा बिहेव किया, सॉफ्टवेयर ने क्रैश हुआ है या कोई एरर मैसेज है, सारा का सारा आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अगर पास हुआ है यानी कि एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों ठीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई एरर नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर सिस्टम ने कैसा बिहेव किया है ये भी एक्चुअल रिजल्ट के अंदर आपने मेंशन करना है। तो ये जो है वो कंपोजिशन है आपके टेस्ट केस की। अब आगे एक एग्जांपल आ रही है टेस्ट केस की, इसको देखते हैं। तो ये जो टेस्ट केस अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आ रहा है, ये एक लॉगिन क्रिएशन यानी कि साइनअप की आपके पास एग्जांपल है, और इसमें यहाँ पे इसने बताया कि यूज़र नेम मस्ट बी ऑफ टाइप कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, और पासवर्ड जो है वो कम से कम 6 उसकी लेंथ होनी चाहिए, 6 लेंथ का पासवर्ड होना चाहिए। तो ये टेस्ट केस अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो नीचे टेबल बना हुआ है ये टेस्ट केस है बेसिकली। इसमें अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले केस नंबर आ रहा है 1 2, फिर टेस्ट केस आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन आ रही है, एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस बताया हुआ है उसमें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और पास है या फेल है, और उसके बाद फिर रिमार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखें केस नंबर 1 है, इसमें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इसका नाम है लॉगिन क्रिएशन, और एग्जीक्यूशन में वो कहता है कि जी एंटर ABCDEF इन यूज़र नेम फील्ड। आप साइनअप कर रहे हैं तो साइनअप के पेज के अंदर वो कहता है जी सिर्फ आपके पास 3 फील्ड्स हैं, उन फील्ड में से एक यूज़र नेम की है, एक पासवर्ड की है और एक कंफर्म पासवर्ड की है। वो कहता है जी यूज़र नेम की जो फील्ड है उसमें आप ABCDEF यूज़र नेम एंटर करें, और फिर वो कहता है जी एंटर द पासवर्ड लेंथ ऑफ 6 और मोर। ऐसा कोई पासवर्ड एंटर करें जिसकी लेंथ 6 हो या उससे ज़्यादा की हो पासवर्ड की फील्ड में, तो और फिर एंटर द सेम पासवर्ड इन द कंफर्म पासवर्ड फील्ड। फिर वो कहता है कि जी जो कंफर्म पासवर्ड की फील्ड आ रही है उसमें वही पासवर्ड एंटर करें जो भी आपने पहले वाली पासवर्ड वाली फील्ड में एंटर किया है। तो कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड की फील्ड में सेम पासवर्ड 6 या 6 से ज़्यादा लेंथ का एंटर करें,
यूज़र नेम में ABCDEF एंटर करें और प्रेस करें एंटर। तो कहता है कि ये टेस्ट एग्जीक्यूशन है। अब एक्सपेक्ट क्या करते हैं हमने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखी थी उसके मुताबिक ये सारा कुछ ठीक है, यूज़र नेम भी करेक्टर फॉर्मेट में आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा है और जो पासवर्ड है वो भी 6 या 6 से ज़्यादा की लेंथ का आपने सेट कर दिया और वो कंफर्म और जो सिंपल पासवर्ड है वो दोनों सेम है। तो एक्सपेक्ट रिजल्ट हम क्या करें, लॉगिन पेज क्रिएटेड यानी साइनअप हो जाना चाहिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप इसको परफॉर्म करें, परफॉर्म करने के बाद फिर आपने इसको एवेल्यूएट करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, पास हुआ है या फेल हुआ है, रिमार्क्स के अगेंस्ट आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है सॉफ्टवेयर का बिहेवियर, उसके मुताबिक यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हैं। फिर इसी का अब ये दूसरा सब टेस्ट आ रहा है, देखें यहाँ पे लॉगिन क्रिएशन का नाम यहाँ पे दिया नहीं, वो टेस्ट केस का ये वही है एग्जैक्टली, लेकिन इसमें अब देखें टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा आएगा। वो कहता है एंटर ABCDEF इन यूज़र नेम फील्ड, यूज़र नेम फील्ड के अंदर दोबारा आप ABCDEF ही यूज़र नेम दें और 6 या उससे ज़्यादा लेंथ का कोई पासवर्ड दें, पासवर्ड एंटर करें पासवर्ड की फील्ड में। डिफरेंस यहाँ पे आता है, वो कहते हैं एंटर सम अदर पासवर्ड। अब जो कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है उसमें कोई डिफरेंट पासवर्ड दें। जो पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड एंटर किया था, फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड लिखा था पासवर्ड की फील्ड में, तो इससे डिफरेंट कोई पासवर्ड जो है वो कहते हैं कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में, यानी कि फॉर एग्जांपल ABCDEF ये आप जो है वो पासवर्ड एंटर कर दें उसके अंदर। तो अब क्या होना चाहिए, आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये मिसमैच कर रहे हैं तो एरर मैसेज आना चाहिए कि जी आपका जो पासवर्ड मिसमैच का फॉर एग्जांपल इस तरह का एरर मैसेज आना चाहिए। और यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट में वो बता रहा है इस तरह से कि एरर मैसेज आए किस लिए कि इफ़ चेक इज़ देयर फॉर कंफर्म पासवर्ड। ये कंफर्म पासवर्ड जो है अगर आपने चेक लगाया हुआ है तो उसमें बताएंगे कि आपके पासवर्ड मिसमैच हो रहा है। और फिर इसको एक्चुअली परफॉर्म करके देखें आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है, पास हुआ या फेल हुआ है, और फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिमार्क्स उसने कुछ लिखे हुए हैं, ये रिमार्क्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट केस जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है। नेक्स्ट आते हैं जी टेस्टिंग की टाइप्स के ऊपर। टेस्टिंग की 3 मेन टाइप्स हैं अभी यहाँ पे, इनमें से जो ज़्यादा हमने इनका बार बार जिक्र किया है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। यहाँ पे एक थर्ड भी आ रही है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के नाम से। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नाम से जैसे कि ज़ाहिर होता है कि इसमें यहाँ पे बताता है कि सिस्टम के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी इनपुट और आउटपुट से गर्ज है कि आप सिस्टम को इनपुट देते हैं उसके अगेंस्ट वो क्या आउटपुट देता है। 2 + 2 मैंने दिया है इनपुट में, तो आंसर मुझे 4 आना चाहिए। तो क्या एक्चुअली में 4 आता है कि नहीं आता है, फिर मैंने ये चेक करना है। ठीक है, वो कैसे 2 + 2 को कन्वर्ट कर रहा है 4 में, पीछे बैकएंड पे क्या कोड किया हुआ है, क्या लॉजिक है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है और ना ही वो मुझे विजिबल है, मैं उसे देख नहीं सकता कोड को, कोड की एक्सेस है ही नहीं मेरे पास। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। तो इसमें ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि जी वो आपके पास जो सिस्टम है वो एक किस्म का ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर से आप देख नहीं सकते, उसकी इंटरनल वर्किंग नहीं दे सकते। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो आपका मेन फोकस होता है वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी के ऊपर, सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है, सिस्टम की फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, इंटरनल वर्किंग से हमें कोई गर्ज नहीं है। ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। और फिर उसमें बताया हुआ कि जी कोड हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, कोड हमारे पास एक्सेसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो स्पेसिफिकेशन थी, उनके मुताबिक सिस्टम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इनपुट और आउटपुट जस्ट इनका आपस में हमने चेक करना है कि इनपुट के मुताबिक ही आउटपुट वो जनरेट कर रहा है, आउटपुट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही, और जो जो फंक्शनलिटीज़ उसको परफॉर्म करनी चाहिए थी वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटरनल वर्किंग जो है यहाँ पे हमें उसकी कुछ विजिबल नहीं है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले वो कहता है जी टेस्टर कैन बी नॉन टेक्निकल। अब चूंकि यहाँ पे आपको टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड से कोई गर्ज ही नहीं है, आपको कोड की ज़रूरत ही नहीं, कोड आपको अवेलेबल ही नहीं होता, तो यहाँ पे जो टेस्टर है वो नॉन टेक्निकल बंदा भी हो सकता है। नॉन टेक्निकल से क्या मुराद है, जिससे कोडिंग का कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो लेकिन उसे कोडिंग का नॉलेज बेशक ना हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर है आपने फॉर एग्जांपल बनाया है, मैं दोबारा कैलकुलेटर की एग्जांपल देता हूँ, सिंपल है, बेसिक सी एग्जांपल है। तो कैलकुलेटर किसी भी आप नॉन टेक्निकल बंदे को, किसी नॉन प्रोग्रामर को भी दे सकते हैं, नॉन डेवलपर को भी दे सकते हैं कि यार ये कैलकुलेटर इसको चेक करो ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो भी उसके ऊपर सिंपल इनपुट देके आउटपुट चेक कर सकता है कि ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और इंटरनल वर्किंग जो है वो तो उसने देख करनी ही नहीं है, तो वो सिर्फ इनपुट देगा और आउटपुट चेक कर लेगा। और
ये जो टेस्टिंग है उसके अंदर जो एरर्स आइडेंटिफाई होंगे ये ज़्यादातर वही एरर्स होंगे जो आपके एंड यूज़र ने आइडेंटिफाई करने थे। क्यों? क्योंकि एंड यूज़र भी कोड के साथ काम नहीं करता, वो एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ काम करता है और एक्चुअल प्रोडक्ट को सिर्फ इनपुट देता है और उसकी आउटपुट से काम चलाता है। तो ये इस टेस्टिंग के अंदर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो एरर्स आएंगे ये ज़्यादातर वही एरर्स होंगे जो कि यूज़र ने फेस करने थे। और इसके अंदर जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पे आप इस टेस्टिंग के थ्रू आप यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके दरमियान और एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है आपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उन दोनों में डिफरेंस जो है, उनमें जो कंट्राडिक्शन आ रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कस्टमर ने डिमांड क्या किया था, इम्प्लीमेंट उस वैसा ही हुआ है या उससे हट के कोई और चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू। और वो कहता है जी इसका एक और एडवांटेज ये है कि टेस्ट केसेस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं उसी वक्त आप टेस्ट केसेस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो टेस्ट केस डिज़ाइन करना कब पॉसिबल होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स का फेज़ जैसे ही कंप्लीट होगा तब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन फेज़ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग कंप्लीट होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट केस डिज़ाइन करने के लिए। तो टेस्ट केस आप तभी डिज़ाइन कर सकते हैं जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनता तब तक आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं फिर डिसएडवांटेजेस में। यहाँ पे अब पहला उसने यहाँ पे बताया हुआ कि जी ये इसके अंदर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो टेस्टिंग इसमें आप परफॉर्म करेंगे वो ऑलरेडी प्रोग्रामर कर चुका होगा। प्रोग्रामर जो थोड़ी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग करता है, बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करता है, वो कहता है कि वो दोबारा इसके अंदर रिपीट हो रही होगी, चांसेस ये हैं अगर प्रोग्रामर ने की है तो। लेकिन ये इस एजम्पशन के ऊपर आप स्किप नहीं कर सकते कि हो सकता है प्रोग्रामर ने कर ली हो। ये भी हो सकता है प्रोग्रामर के पास इतना टाइम ही ना बचा हो कि वो इस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कर सके, तो ये टेस्टिंग करना फिर भी लाजमी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इनपुट्स इन लिमिटेड टेस्टिंग टाइम। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में है क्या कि आपने ये करना है कि जितनी भी इनपुट्स हैं एक सॉफ्टवेयर ले सकता है, हर एक इनपुट दें और उसके अगेंस्ट चेक करें वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसी आउटपुट देनी चाहिए वैसे ही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये इम्पॉसिबल काम है। एक सिंपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी नहीं है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करती है। तो अब टेस्टिंग जो है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जिसे कहते हैं, जो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है उसके अंदर ये होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर की जो इनपुट डोमेन है उस इनपुट डोमेन की सारी वैल्यूज़ उसे इनपुट करके चेक करें उनके अगेंस्ट कैसा वो रिस्पॉन्स देता है। हर वैल्यू इनपुट कर लेंगे और हर वैल्यू के अगेंस्ट आउटपुट उसका चेक कर लेंगे, उसका बिहेवियर चेक कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि जी आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर था, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ वो ले सकता था इनपुट में, हमने सारी की सारी टेस्ट कर ली और हर एक अगेंस्ट वो ठीक आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर है ही नहीं, इसमें कोई गलती है ही नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको देखा, जैसे एग्जांपल दे रहा था कि सिर्फ एक फ़ीचर एडिशन का, उसकी हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें 2 नंबर उसमें सिर्फ ऐड करने हैं। तो कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं 2 नंबर्स के? इन्फिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर्स हैं। तो इन्फिनाइट नंबर्स 2 को आप ऐड करते रहे हैं तो पता नहीं कितनी दुनिया के अंदर जो टोटल नंबर्स हैं वो आज तक कोई काउंट ही नहीं कर सका। तो वो आप एक सिंपल एडिशन का फंक्शन ही जो है उसकी ही एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसकी इनपुट डोमेन सारी की सारी आप टेस्ट नहीं कर सकते। कहाँ तक कौन बैठा रहेगा? सारी ज़िंदगी भी लगा दे एक बंदा अपनी, तब भी ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं इन्फिनाइट वैल्यूज़ वो इनपुट करके उनके अगेंस्ट आउटपुट चेक नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी इनपुट करें और उसके अगेंस्ट आउटपुट चेक करें। फिर आते हैं जी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? इसे क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। तो क्लियर बॉक्स, ग्लास बॉक्स या ट्रांसपेरेंट बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको कोड विजिबल है, इंटरनल स्ट्रक्चर विजिबल है। इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किस लॉजिक के थ्रू हो रहा है, किस कोड के थ्रू हो रहा है, ये भी अब विजिबल है आपको। अब आपने इस लॉजिक को भी इवेल्युएट करना है, उस लॉजिक में से, उस कोड में से भी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। इसलिए इसको क्लियर बॉक्स, ग्लास बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर विजिबल है आपको। और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल, आप इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, इसकी लॉजिक टेस्ट आपने जो है वो टेस्ट करनी है। तो ये इसलिए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कराती है। और अब यहाँ पे चूँकि कोड इन्वॉल्व हो रहा है तो अब आपका जो टेस्टर है वो टेक्निकल बंदा होगा। टेक्निकल से मुराद जैसे कोडिंग आती हो, जो डेवलपर हो, कम से कम उसे लैंग्वेज का आइडिया हो,
कि बेसिक लैंग्वेज की सारा का सारा नॉलेज हो, उसे नॉलेज होगा तभी वो उस कोड को एवेल्यूएट कर सकेगा, उसको रीड कर सकेगा, उसमें से मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकेगा। तो टेस्टर यहाँ पे टेक्निकल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, वहाँ पे नॉन टेक्निकल बंदा भी चल सकता था। तो ये आपके पास जो है जी वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। अब आती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है वो कम्बिनेशन है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। तो ये ना तो सारी की सारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और ना ही सारी की सारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। इसमें होता ये है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, डिफरेंट जो है वो सेक्शंस में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर था, तो आपको लग रहा था एज ए होल मैं इसको बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इसको 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 5 फीचर जो है फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल में है, 3 फीचर जो है वो एक मॉड्यूल में है, टोटल 8 फीचर से इसके वो आपने 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब करना ये है कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होगी। अब जो पहला मॉड्यूल है आपने उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म की, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसको इनपुट्स दी और इनपुट्स की गेम्स उसका बिहेवियर चेक किया, आउटपुट चेक की, वो ठीक वर्क कर रहा है। इसी तरह से सेकंड मॉड्यूल जो था उसके ऊपर भी आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म की, उसको इनपुट्स दी, उसका बिहेवियर चेक किया, उसके अगेंस्ट वो ठीक वर्क कर रहा है। ये दोनों मॉड्यूल सेपरेटली ठीक काम कर रहे हैं। अब एक्चुअल जो सिस्टम है वो तो इन दोनों को कंबाइन करने से बनेगा। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद ही कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा। अब जब ये कंबाइन हो रहे हैं, जिस कोड के थ्रू ये कंबाइन करेंगे, लिंक होंगे आपस में, कम्युनिकेट करेंगे, तो ये 2 सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, इन्होंने लिंक भी तो होना है ना, जुड़ेंगे तो तब ये सिस्टम बनेगा। तो जिस कोड के थ्रू ये कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, उस कोड की जो टेस्टिंग करेंगे वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी। तो सिर्फ वाइट बॉक्स टेस्टिंग किस कोड की कर रहे हैं? जो इनको जोड़ रहा है मॉड्यूल्स को। इन बाकी मॉड्यूल्स की ओवरऑल आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की है, और जो कोड सिर्फ इनको लिंक करवा रहा है, जोड़ रहा है, इंटरफेस कम्युनिकेट करवा रहा है इन दोनों को आपस में, उस कोड की आपने वाइट बॉक्स टेस्टिंग की है। तो ये ओवरऑल ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है कि मॉड्यूल्स जो 2 थे उनको इटसेल्फ आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म की, और उन मॉड्यूल्स को जो कोड लिंक करवा रहा है, जो जुड़वा रहा है सिर्फ कोड, उनके दरमियान कम्युनिकेट करवा रहा है इन दोनों को आपस में, उस कोड की आपने वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म की है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर जो है वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। तो ये जो है वो मेन आपके पास टेस्टिंग की 3 टाइप्स थी। और आज के लिए सिर्फ जो है वो अभी सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक सीखेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, ये सारी अभी आपके पास इसमें लिस्टेड हैं, ये सारी हमने जो है वो इनको कवर करना है। ग्रीन वाली जो है अभी इसी लेक्चर के अंदर कंटिन्यू है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनको कंप्लीट करेंगे, और फिर ये जो येलो कलर के अंदर आ रही हैं ये हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंप्लीट करेंगे। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स होंगी। आज का जो लेक्चर था इसमें हमने टेस्टिंग को देखा है, उसके फेजेस देखे हैं, उसकी प्रिंसिपल्स देखे हैं, और फिर इसी तरह से टेस्ट केस को देखा है, और टेस्ट केस के साथ साथ हमने जो है वो टेस्ट केस की कंपोजिशन देखी है, और टेस्टिंग की 3 मेन टाइप्स चेक की हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और इस दुआ के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत से रखे। अल्लाह हाफ़िज़।